Hello students, we are all welcome to today's class. I hope that you will definitely benefit from these classes. Then let us know a new topic on भाषा की विशेषता and भाषा के प्रकार. Students, भाषा के अंतर्गत आज हम लोग भाग 2 का अध्ययन करेंगे. इससे पहले आपने भाग 1 का अध्ययन किया है. भाग 1 के अंतर्गत आपने भाषा की अर्थ, भाषा की परिभाषा एवं भाषा के महत्व का अध्ययन किया. आज हम सब जानेंगे भाषा की विशेषता एवं भाषा के प्रकार के बारे में. स्टूडेंट कहते हैं कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए व्यक्ति जिन व्यक्त ध्वनि संकेतों को नित्य व्यवहार के लिए स्वीकार करता है उसको भाषा कहते हैं. भाषा विचारों को व्यक्त करने वाली ध्वनियों और वाक्यों का एक समूह होता है. स्वयं को व्यक्त करने के लिए मनुष्य जिन ध्वनि संकेतों तथा अंग प्रत्यंगों के संचालन का आश्रय लेता है वही भाषा है. भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत के भास धातु से हुआ है जिसका अर्थ है वाणी की अभिव्यक्ति. भाषा भाष वाक्याम वाची अर्थात मनुष्य की व्यक्त वाणी भाषा है. कहा जाता है कि अगर मानव भाषा का प्रयोग नहीं करते तो वह पशु के ही समान होते. पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी ने कहा है कि भाषा के आविर्भाव से सारा मानव संसार गूंगों की विराट बस्ती होने से बच गया. तो स्टूडेंट्स, भाषा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें और दूसरे के विचारों को समझ सकें. आइए हम अध्ययन करते हैं कि भाषा की विशेषताएं क्या हैं. पॉइंट 1, भाषा ध्वनि में स्वरूप है जिससे भावों, विचारों तथा संवेगों की अभिव्यक्ति की जाती है. पॉइंट 2, भाषा मौखिक तथा लिखित प्रतीकों, शब्दों, संकेतों व चिन्हों की व्यवस्था है. पॉइंट 3, भाषा के माध्यम से मानव समाज एवं संस्कृति के विचारों एवं कार्यों का संप्रेषण करता है. इसका अर्थ यह हुआ कि मानव समाज में रह के एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, अपनी संस्कृति के बारे में भी एक दूसरे से आदान प्रदान करता है और अपने विचारों का आदान प्रदान करता है. पॉइंट 4, भाषा के माध्यम से मानव अपने ज्ञान को संचित करते हैं. भाषा के माध्यम से ही मानव अपने ज्ञान को संचित करते हैं, प्रसार करते हैं तथा फिर अपने ज्ञान का वृद्धि भी करते हैं. पॉइंट 5, भाषा के प्रमुख तत्व ध्वनियां, चिन्ह तथा व्याकरण होते हैं. भाषा के अंतर्गत सार्थक शब्द समूह को सम्मिलित किया जाता है. स्टूडेंट्स, यहाँ मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं. सार्थक शब्द समूह यानी कि जब भी हम कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, जब भी हम कुछ बोलते हैं, उससे ध्वनियां उत्पन्न होती हैं. उन ध्वनियों को पहचान करके ही हम समझ पाते हैं कि ये क्या बोलना चाहते हैं. उस भाषा की हम पहचान करते हैं और समझते हैं कि क्या बोलना. लेकिन जब उस ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं निकलता हो, ये समझ में ही नहीं आ रहा हो कि उन्होंने वो क्या सामने वाले बोल रहे हैं, तो उसे हम भाषा नहीं कहेंगे. जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पे मैं समझा दूं कि मैं आपके सामने कुछ बोल रही हूँ, इसका आप अर्थ समझ रहे हैं, लेकिन अगर मैं आ ई
तरह का अगर ध्वनियां उत्पन्न करती हूँ तो ये ध्वनियां भाषा नहीं कहलाएंगी। तो बात आपको समझ में आ गई। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। भाषा पॉइंट 6, भाषा मानव की कलाकृति है जिसके प्रमुख कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना है। स्टूडेंट्स, आपने भाषा कौशल का अध्ययन किया होगा। मैं उस पे भी आपके क्लास ले चुकी हूँ। वीडियो के माध्यम से ही मैंने आपको पढ़ाया है। भाषा कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। पहले हम सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं और फिर हम लिखने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। पॉइंट 7, भाषा का मूल तत्व ध्वनि है। ध्वनियां मिलकर शब्दों की संरचना करती हैं, तभी उसकी सार्थकता प्रमाणित होती है। शब्दों से भाषा का निर्माण होता है। इस प्रकार ध्वनि एवं शब्द भाषा के मूल तत्व होते हैं। पॉइंट 8, भाषा परंपरागत है। व्यक्ति अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। पॉइंट 9, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है। संयोगावस्था और वियोगावस्था, स्टूडेंट, संयोगावस्था मतलब संयोग करती है और वियोगावस्था मतलब उसके उच्चारण, उसके शब्दों में कुछ ऐसे विखंडन होते हैं और फिर वो दूसरे शब्दों से, दूसरे वर्ण से संयोग करके, दूसरे वर्ण से संयोग करके फिर एक नया शब्द बन जाते हैं। यानी किसी शब्द का से दूरियां होती हैं, उसमें विखंडन होता है और किसी शब्द के साथ उनका संयोग होता है। तो संयोग करती हैं, फिर वियोग करती हैं, फिर संयोग, फिर वियोग, ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है। यानी कि पहले संयोग करती है, फिर वो वियोग करती हैं, टूटती फूटती हैं। पॉइंट 10, भाषा अर्जित संपत्ति है। पॉइंट 11, भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा किया जाता है। अनुकरण द्वारा यानी कि हम सीखते हैं इसे दूसरों से सीखते हैं। जैसे हम अपने परिवार में पहले सर्वप्रथम जिस तरह की भाषा बोली जाती है, उस भाषा को सर्वप्रथम ग्रहण करते हैं, अनुकरण करते हैं और उसका अर्जन करते हैं। फिर बाद में हम जिस तरह से हमारे स्टडी होती है, जिस तरह से हम अध्ययन करते हैं, उस फिर भाषा को हम सीखते हैं और फिर उसका अर्जन करते हैं। पॉइंट 12, भाषा परिवर्तनशील है। भाषा का एक रूप नहीं है, वो परिवर्तित होती रहती है। तो ये था स्टूडेंट्स भाषा की विशेषताएं। और अब हम आगे जानेंगे कि भाषा के प्रकार कौन-कौन से हैं, भाषा के रूप क्या है। भाषा के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार भाषा के 3 प्रकार का भी वर्णन किया गया है। तो आइए जानते हैं ये 3 प्रकार कौन-कौन से हैं। प्रथम मौखिक, बोलकर। द्वितीय लिखित, लिखकर। और तृतीय सांकेतिक, यानी कि इशारों के माध्यम से। ये भाषा के प्रकार हैं। हालांकि मौखिक और लिखित भाषा को मान्यता मिला हुआ है, यही मूल प्रकार है, परंतु कुछ विद्वान सांकेतिक भाषा को भी भाषा के प्रकार में मानते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि आखिर ये है क्या, इसकी परिभाषा क्या है। मौखिक भाषा वह भाषा जिसमें एक व्यक्ति बोलकर और दूसरा व्यक्ति सुनकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे आप अभी जो मैं आपको बता रही हूँ, ये भी एक मौखिक भाषा का ही उदाहरण है। आप रेडियो का प्रसारण सुनते हैं, न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ सुनते हैं, धारावाहिक देखते हैं,
जिसमें आवाज होती है। तो ये सारे मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। स्टूडेंट्स, एक और मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ आप देख रहे हैं येलो कलर में हाईलाइट है। आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाषा का मूल रूप क्या है, भाषा का आदिम रूप क्या है, भाषा का आरंभिक रूप किसे माना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि मौखिक भाषा को ही भाषा का मूल रूप, आदिम रूप, आरंभिक रूप माना जाता है। पॉइंट 2, लिखित भाषा। वह भाषा जिसमें एक व्यक्ति लिखकर और दूसरा व्यक्ति पढ़कर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, वह लिखित भाषा है। अगर इसके उदाहरण को हम लोग देखें तो जैसे पाठ्य पुस्तकें, पत्रिका, पत्र आदि इनके अंतर्गत आती हैं, साहित्य इनके अंतर्गत आते हैं। पॉइंट 3, सांकेतिक भाषा। वह भाषा जिसमें न लिखकर और न बोलकर बल्कि संकेतों के माध्यम से ही विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, वह सांकेतिक भाषा होती है। इस भाषा में लिखने की प्रक्रिया नहीं होती है, बोलने की प्रक्रिया नहीं होती है। इसमें शरीर के हाव भाव से हाथ, पैर और शरीर के भंगिमाओं द्वारा, जेस्चर द्वारा हम किसी को अपनी बातें बताते हैं। तो ये सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत अगर हम उदाहरण के तौर पर समझें तो हम देखते हैं कि यातायात पुलिस जो है वो अपने हाथ के इशारे से वो बताते हैं कि आपको कब जाना है और कब रुकना है। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आपके सामने सांकेतिक भाषा का है। कहते हैं कि जब तक कोई सार्थक ध्वनि या शब्द सुनने को नहीं मिलते तब तक वह सांकेतिक भाषा है। यानी कि जब आपको कोई सार्थक ध्वनि, यानी कि कोई ऐसी ध्वनि जिसका कुछ मीनिंग हो, कुछ जिसका कुछ अर्थ हो, अगर नहीं सुनने को मिलती है तब तक वह सांकेतिक भाषा के अंतर्गत मानी जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपने जाना कि भाषा की विशेषताएं क्या है और भाषा के प्रकार या रूप कौन कौन है। आज के लिए बस इतना ही। हम अगले क्लास में इसके भाषा के भाग 3 को लेकर आएंगे और उसमें आप अध्ययन करेंगे भाषा के स्वरूप के बारे में। So students, I hope you understand this topic. So आप स्टडी कीजिए, पढ़ते रहिए और मेरे साथ रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।